हेडिंग डालेंगे बेटा, हम लोगों ने जो ये ग्राफ पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं बेटा तो हमारे पास कुछ नॉलेज आती है, हम इस नॉलेज का कुछ यूज करते हैं बेटा। कैसे यूज करते हैं? कुछ मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, कुछ मटेरियल को ये बताते हैं कि ये कैसे मटेरियल होंगे, कैसा इनका बिहेवियर होगा, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए व्हाइल यूजिंग दीज मटेरियल्स। तो हेडिंग डालनी है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पर। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है बेटा, इसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? देखिए आप सब जानते हैं ऐसे मटेरियल जिनका वायर बन जाता है, उन्हें खींच खींच कर क्या बना देते हैं, वायर्स बन जाते हैं, तो उन्हें डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के बिहाफ पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए किसी भी ग्राफ में बेटा, किसी भी ग्राफ में, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में दो पार्ट हैं। एक पार्ट जब तक वायर वापस आ जाएगा, एक पार्ट जब तक वायर वापस आ जाएगा, स्ट्रेन हटाएंगे, स्ट्रेस हटाएंगे, स्ट्रेन हट जाएगी, पूरी तरह से वापस आ जाएगा। इस पार्ट को कहते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इस रीजन को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके बाद अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाई तो वायर बिल्कुल भी वापस नहीं आता। शुरुआत में थोड़ा सा वापस आता है लेकिन कुछ कमी के साथ, और उसके बाद तो बिल्कुल भी वापस नहीं आता। तो इस पार्ट को, जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट है, लास्ट में आकर तो ये टूट ही जाएगा। तो जो बी के बाद वाला पार्ट है बेटा, इस लाइन के इधर वाला पार्ट इलास्टिक, इलास्टिक रेंज, इस पार्ट को क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिक रेंज कहेंगे। ये पार्ट इलास्टिक रेंज पार्ट है, और इसके बाद वाला पार्ट कहलाता है प्लास्टिक रेंज, इसे कहते हैं प्लास्टिक रेंज, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब डक्टाइल मटेरियल क्या शो करते हैं? डक्टाइल मटेरियल ये शो करते हैं बेटा कि इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रेंज बहुत बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हम उसे खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, तभी तो वायर बनेगा। अगर हमारे पास एक कॉपर का टुकड़ा है, एक कॉपर का एक लंप है, एक गुच्छा सा है, उसको हम क्या करेंगे बेटा? खींचना शुरू करेंगे, दबाकर खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, तो वो वायर बन जाएगा, बशर्ते वो टूट ना जाए। अगर खींचते खींचते टूट गया तो फिर वो वायर नहीं बचेगा। मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद उसकी जो प्लास्टिक रेंज है वो इतनी ज्यादा है कि ब्रेकिंग पॉइंट बहुत लास्ट में आ रहा है। इसलिए वो मटेरियल कैसे हैं? डक्टाइल मटेरियल हैं। तो लिखिए बेटा इसके अंदर, दोज मटीरियल which has those material which have a large plastic range after elastic limit। इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रेंज कैसी होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है। क्या कहते हैं? आर कॉल्ड डक्टाइल मटीरियल। ऐसे मटीरियल को डक्टाइल मटीरियल कहा जाता है बेटा, ठीक है। सच मटीरियल can be drawn into a form of wire। इन्हें वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा। तो ये मटेरियल क्या कहलाते हैं बेटा? डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। दूसरे टाइप का मटेरियल हमारे पास होता है बेटा, इसे हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं बेटा जिनको दबाना शुरू करो, फोर्स लगाना शुरू करो, खींचना शुरू करो,
थोड़ी देर तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एक सर्टेन लिमिट आती है, कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट, उसके तुरंत बाद वो टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। खींचना तो दूर, उनका ब्रेकिंग पॉइंट ही आ जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है बेटा, इतना जल्दी आ जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता और वायर टूट जाता है। डी पॉइंट, इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट के बाद जो प्लास्टिक रेंज है बेटा, वो बहुत छोटी सी होती है। प्लास्टिक लिमिट बहुत छोटी सी होती है, तो ब्रेकिंग पॉइंट इमीडिएटली आ जाता है और ये वायर भुर भुराकर फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। ठीक है, तो इन मटेरियल्स को क्या कहते हैं बेटा? डक्ट ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दोज मटेरियल which have very small plastic range after elastic limit। इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रेंज कैसी होती है बेटा? बहुत छोटी सी होती है। सच मटीरियल ब्रेक इमीडिएटली, एकदम से। सच मटीरियल ब्रेक इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक ही टूट जाते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, एग्जाम्पल कोल, कोयला, एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक आयरन होता है बेटा, जिसको जोर से मारा जाए तो वो चटक जाता है, टूट जाता है। कच्चा लोहा भी कहते हैं इसको हम लोग, कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं बेटा। एक तीसरा क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, बेटा, उसे कहते हैं इलास्टोमर। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, हम ये भी देखने वाले हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं बेटा, ये आप जरा ध्यान से देखिए। इलास्टोमर्स क्या हैं? इन मटेरियल की अलग ही कहानी है, इन मटेरियल की बात ही अलग है। क्या बात अलग है? इन मटेरियल की बेटा इलास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक रेंज ही बहुत ज्यादा होती है। प्लास्टिक रेंज तो लास्ट में कहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इलास्टिक रेंज ही बहुत ज्यादा होगी। जब इलास्टिक रेंज ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इनमें स्ट्रेन भी ज्यादा आएगी। इलास्टिक लिमिट के अंदर बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं अपनी ओरिजिनल लेंथ से, जैसे रबर। एक और बहुत चौंकाने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन मटेरियल्स के लिए बेटा जो हुक्स लॉ है वो ओबे नहीं होता। इवन इलास्टिक लिमिट, ये मटेरियल भी हुक्स लॉ ओबे नहीं करते, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद, उससे पहले करते हैं। सभी मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन इन मटेरियल्स की कहानी मैंने आपको बताई थी अलग है। एक तो प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा, इलास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है, ऊपर से हुक्स लॉ को भी ओबे नहीं करते। तो इनके लिए ग्राफ कैसा आता है बेटा? ऐसा आ जाता है जी। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आपका थोड़ा सा अलग आ जाएगा बेटा। और ऐसे मटेरियल्स के लिए कहानी क्या है? सच मटेरियल हैव वेरी लार्ज प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक नहीं इलास्टिक। Such material have very large elastic range and these material do not follow Hooke's law even under elastic limit।
these material can be drawn into the form of thin such material can be stretched several time of its original length, इन्हें खींच सकते हैं, इन मटेरियल्स को सेवरल टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ खींच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है 3 टाइप के मटेरियल्स की। फटाफट से इन्हें कॉपी करेंगे। ब्रिटल, डक्टाइल एंड इलास्टोमर। क्लासिफिकेशन हो गए। बढ़िया। रमन कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए बेटा। सर इनके कुछ एग्जांपल्स नहीं होते इलास्टोमर्स के? हाँ, इलास्टोमर का एग्जांपल रबड़ हो गया है। रबड़ क्यों नहीं होते? एक्सक्यूज मी सर, रबड़ खिंच जाती है। हाँ जी बताइए। सर मेरी ना एकदम से अभी नेटवर्क की वजह से स्क्रीन चली गई, तो सर आप कुछ पढ़ाना मत, मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा। हाँ हाँ करो बेटा, हम वेट कर रहे हैं आपका। चलिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं और आगे चलेंगे फिर सर नए टॉपिक स्प्रिंग की हो तरफ। सकता? देखो बेटा, स्प्रिंग ना मटेरियल नहीं होता। स्प्रिंग तो एक स्ट्रक्चर है जो हमने वायर को मोड़ मोड़ कर घुमा घुमा कर बना ली। तो हम यहाँ मटेरियल की बात करते हैं, जैसे आयरन एक मटेरियल है, कॉपर एक मटेरियल है, ठीक है, रबर एक मटेरियल है। तो मटेरियल की बात करते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब स्प्रिंग एक मटेरियल नहीं है। समझ रहे बात को? ओके सर। हाँ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब इसमें बेटा 2-3 चीजें और हमें देखनी है। 2-3 चीजें और बढ़िया बढ़िया सी देखेंगे। 2 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम लोग। एक पढ़ना है हमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, एक पढ़ना है बेटा हमें इलास्टिक फैटीग। 2 चीजें देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आप डालेंगे बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या टॉपिक है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो होता क्या है बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोफा है। सोफा सभी के पास होता है बेटा। सोफे के ऊपर हम बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं? सोफे के ऊपर बैठे हैं। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हम एक ही जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, जब हम वहां लगातार बैठे रहेंगे तो सोफा थोड़ा दब जाएगा। प्रॉपर्टी है, बैठेंगे तो दब जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं बेटा, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए उस कुशन पर सोफे पर बैठे हैं और अचानक से खड़े हो जाएं तो क्या होगा? होगा ये, कभी कभी देखा जाता है कि वो सोफा थोड़ा सा दब गया और वो दबा ही रह गया। इवन हम हट गए तब भी वो सोफा थोड़ा सा दबा हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब वो सोफा खराब हो गया? क्या वो अब वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा? आंसर है नहीं, वो आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय तक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई हुई है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा वो सोफा या वो कुशन या वो मटेरियल अपनी इलास्टिक बिहेवियर को शो करने में एक टेम्परेरी डिले कर रहा है। छोड़ी नहीं है प्रॉपर्टी उसने अपनी, बट एक टेम्परेरी डिले कर रहा है। इस आदत को, इस बिहेवियर को क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसके अंदर इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी in which a material show a temporary
डिले, शो अ टेम्परेरी डिले, एक टेम्परेरी फॉर्म की देरी करता है, टेम्परेरी डिले इन शोइंग इट्स इलास्टिक बिहेवियर, इन शोइंग इट्स इलास्टिक बिहेवियर, अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करने में थोड़ा सा डिले करता है बेटा, इवन आफ्टर रिमूविंग deforming फोर्स, deforming फोर्स हटाने के बाद भी कुछ टेम्परेरी डिले हो जाता है, दैट टेम्परेरी डिले इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ में आया बेटा सबको या नहीं, जल्दी से बताएंगे, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा, जल्दी से कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास इलास्टिक फैटीग, इलास्टिक फैटीग, ये था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नाउ इलास्टिक फैटीग, फैटीग मतलब क्या होता है बेटा, फैटीग मतलब होता है थकना, किसी मटेरियल का टायर्ड हो जाना। देखिए जब हम एक ही काम को बार बार करते रहेंगे, बार बार, तो थोड़ी देर बाद हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं बेटा। मटेरियल भी ऐसा ही करता है, जब वो बार बार डीफॉर्म रिफॉर्म होता रहता है, तो वो अपनी इलास्टिक बिहेवियर को शो तो करता है, लेकिन उतना एक्यूरेट, उतना फास्ट, उतना न्यूली फॉर्म में नहीं करता जैसे वो शुरू में कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, एक रबड़ बैंड है, एक रबड़ बैंड को आपने, नई रबड़ बैंड है बिल्कुल, उसे आप खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 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 सुबह से शाम तक खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, उस रबड़ की जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी घट जाएगी, वो रबड़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसे खींचना आसान हो जाएगा, यानी उतने ही फोर्स से वो ज्यादा खिंच जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल के अंदर इलास्टिक फैटीग आ गई, और ये परमानेंटली होता है बेटा। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहेंगे चल बेटा आराम कर ले, सुबह में तेरे को दोबारा खींचूंगा और सुबह फिर वो नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मटेरियल परमानेंटली इलास्टिक फैटीग स्टेट में चला जाता है, ये सभी मटेरियल्स के साथ होता है। कुछ समय के बाद वो मटेरियल इलास्टिक फैटीग फील करने लगता है। तो इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, इट इज अ लॉस, इट इज अ फिनोमेना of temporary, it is a phenomena of, नहीं temporary नहीं, it is a phenomena of loss of some part, पूरी तरह से नहीं बेटा, कुछ, some part of the phenomena of loss of some part of elasticity of a material, loss of some part of elasticity of a material permanently due to alternate deforming and reforming force। अल्टरनेट रिपीटेडली होना चाहिए बेटा, ये काम बार बार हो रहा है, अल्टरनेट रिपीटेडली डिफॉर्मिंग एंड रिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से सम पार्ट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर चला जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिक फटीग कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक फटीग कहते हैं। ये कहां देखने के लिए मिलती है, ये बेटा हर मटेरियल में देखने के लिए मिलती है। अगर हमारे पास एक ब्रिज है, मान लीजिए ये एक ब्रिज है बेटा, किस चीज का बना होगा,
भाई बेस तो इसका आयरन वगैरह का ही होगा ना, आयरन वगैरह का ये ब्रिज बना हुआ है, रोज रोज इस पर से गाड़ियां निकल रही हैं, हैवी हैवी ट्रक निकल रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं इसके ऊपर से, बार बार ये दबता है, बार बार वापस आता है, फिर दबता है, फिर वापस आता है, तो इसके अंदर धीरे धीरे क्या आने लगेगी, इलास्टिक फैटीग आने लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा बेटा कि ये वायर, ये पुल उसी ट्रक से जो पहले इस पर आराम से निकल रहा था उसी ट्रक से टूट जाएगा। इसीलिए जो मटेरियल्स होते हैं बेटा वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं अनसेफ। जब कोई इंजीनियर उन्हें बनाता है तो वो इंजीनियर क्या कहता है कि भाई इस पुल की उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, वो पहले ही बता देता है कि इतनी उम्र है, इसके बाद इसे सेल्फ डिमोलिशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पुल क्या होगा, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो दुर्घटना हो इससे पहले हम उसे तोड़कर नया बना लेते हैं बेटा, ठीक है। इसीलिए ब्रिजेस बिल्डिंग्स अनसेफ डिक्लेयर हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई द मटेरियल और ब्रिजेस डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपका ड्यू टू इलास्टिक फैटीग होता है बेटा। माइक कौन खोल